जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है, जिसमें 6 अल्फाबेट्स और 4 क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। अब जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें एक जीएसटीआईएन नंबर प्रोवाइड होता है, जिससे बोलते हैं जीएसटीआईएन का पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या नाम होता है? पूरा नाम क्या होता है? बस आईएन का जान लीजिए। आईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीधी सी बात है। कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो होते हैं वो होते हैं स्टेट कोड। जैसे जीएसटी जब लागू किया गया तो ये देखा गया कि हर तरफ काफी बर्डन हो जाएगा, इसलिए क्या किया गया, हर स्टेट वाइज इसको कैटेगराइज कर दिया गया। और रेट सोचा गया क्यों ना हर स्टेट का एक कोड डिसाइड कर दिया जाए। वैसे ही हर स्टेट का एक कोड है। जैसे उत्तर प्रदेश का 09 है, बिहार का 01 है, महाराष्ट्र का 27 है, दिल्ली का 07 है। ऐसे ही हर राज्य का कोई ना कोई कोड दे दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है? 09 है। जब भी जीएसटी नंबर लिखेगा, स्टार्टिंग के जो 2 अक्षर होंगे वो आपके स्टेट का कोड होगा। उसके जस्ट बाद 10 जो भी 10 अक्षर होंगे वो क्या होगा? आपका पैन का नंबर होगा। और जो आखिरी के 3 होंगे वो आपके बिजनेस कोड होगा। बिजनेस कोड में क्या क्या? पहला होगा एंटिटी, दूसरा होगा ब्लैंक और तीसरा होगा चेकसम डिजिट। समझ में आ गई बात? कितने अंकों का होगा? 15 अंकों का होगा, जिसमें स्टार्टिंग के 2 अंक क्या होंगे? स्टेट के कोड होंगे। उसके बाद 10 क्या होंगे? पैन नंबर होंगे। और आखिरी के 3 बिजनेस कोड। कोई पूछेगा कौन कौन से कोड, तो आप बताइए। एंटिटी, ब्लैंक और चेकसम डिजिट। उन तीनों का नाम क्या है? और लास्ट में 3 वो जो बिजनेस कोड हैं उन तीनों का नाम क्या है? एंटिटी, ब्लैंक और चेकसम डिजिट। ठीक है, चलिए। कह रहा है थ्रीशोल्ड लिमिट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी बिजनेस है निर्धारित, अपने जो भी निर्धारित लिमिट है उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं, जिनका टर्नओवर ज्यादा हो जाता है, उनका अनिवार्य हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है कि उनको क्या किया जाए? जीएसटी के अंतर्गत क्या किया जाए? उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। जीएसटी के अंतर्गत क्या किया जाएगा? उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। ठीक है। और कितने टाइप के सामान आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं? या तो आप टैक्सेबल चीजें बेचेंगे या खरीदेंगे, जो भी है बेचेंगे। मान लीजिए बेचेंगे कैसा सामान? 2 टाइप का सामान बेच सकते हैं। या तो ऐसा टैक्स सामान बेचेंगे जिसपे टैक्स लगा हो, या ऐसा सामान बेचेंगे जिसपे टैक्स न लगा। यानी 2 टाइप की गुड्स आप बेचेंगे। टैक्सेबल गुड्स या एग्जेम्प्ट वर्ड यूज किया जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ऐसा सामान जिसपे टैक्स ना लगा हो, और टैक्सेबल का मतलब जिसपे टैक्स लगा हो। 2 टाइप की चीजें आप बेच सकते हैं। ठीक है। और टर्नओवर क्या होता है? तो हम जितनी का सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। याद रहेगा? चलिए। अब कुछ अनिवार्य लाइनें दी हुई हैं, मैंडेटरी क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वही बार 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 रिपीट करेगा कि जिसका टर्नओवर ज्यादा हो, भले से लिमिट कम हो, लेकिन अगर क्या हो रहा है, वो पर्सन या बिजनेस जो भी है इंटर स्टेट टैक्सेबल चीजें बेचता है कोई, मतलब कि इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट से बाहर कोई चीज आप बेचते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर आपका बिजनेस है कोई और आप बिजनेस अपने स्टेट से बाहर कर रहे हैं, उसके लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? अनिवार्य है। तो ये सब लाइनें देखी है, एक बार देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीलर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डीलर। तो 2 टाइप के डीलर होते हैं, एक तो होता है रेगुलर डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। बहुत आसान सा इसका परिभाषा है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है वो रेगुलर डीलर कराते हैं। जिनका टर्नओवर क्या होता है? 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है वो रेगुलर डीलर कहलाते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होता है? कम होता है, उसे कंपोजिशन डीलर करते हैं। तो जो आप लोग में 1 करोड़ लिखा है उसमें 0.5 बढ़ा लीजिए, अपडेट हो गया है, नोट्स में बढ़ा लीजिए। क्या हुआ? हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, उन्हें
अनिवार्य रूप से क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसे क्या कहते हैं, रेगुलर डीलर कहते हैं। रेगुलर डीलर को कैसे करना होता है, ऐसे डीलर को अपना टैक्स जो होता है मंथली या क्वार्टरली क्या करना होता है, पे करना होता है, जमा करना होता है। और इनको राइट्स होता है कि आप टैक्स लेंगे भी और टैक्स देंगे भी, लेकिन कंपोजिशन को ये राइट्स नहीं है कि आप किसी से टैक्स लेंगे ना देंगे, बस अपने टोटल इनकम का 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। समझ में आ गई बात ना, क्या कहा है सुनिएगा। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन किसमें अंतर्गत कराएंगे, कंपोजिशन स्कीम के में भी करा सकते हैं। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए, क्या क्या, यही कैसे डीलर्स अपने टर्नओवर का 1% क्या करेंगे, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे देंगे। ऐसे डीलर को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत है, ना कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है, ना ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है। ये सब चीजें हैं, कंपोजिशन डीलर के लिए काफी चीजें आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इनवाइस के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनवाइस के बारे में। जैसे डीलर दो होते हैं, वैसे इनवाइस भी कितनी होती है, दो होती है। एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। समझिएगा ध्यान से, कितने टाइप के डीलर होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। कितने टाइप का सामान हम बेच सकते हैं, दो, कौन कौन, एक टैक्सेबल चीजें और एक एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब बिना टैक्स वाली, यही ना। तो जब रेगुलर डीलर, हाँ हाँ, जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है तो टैक्स इनवाइस इशू किया जाता है, क्या इशू किया जाता है। और जब रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेचता है जिसपे टैक्स ना लगा हो तो क्या इशू किया जाता है, बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या इशू होता है, बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू होता है, तो यही टैक्स इनवॉइस एक ही कंडीशन में इशू होता है, जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है, क्या इशू होता है। अरे जहर खा लो जहर, मैंने कहा रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। यानी रेगुलर डीलर टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो टैक्स इनवॉइस, और बिना टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल चीज बेचे या एग्जेम्प्ट यानी बिना टैक्स वाला बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया कि नहीं आया। कितने टाइप की इनवॉइस होती हैं, दो टाइप की, कौन कौन सी, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। रेगुलर डीलर जब टैक्सेबल चीज बेचता है तो क्या इशू करते हैं, और एग्जाम गुड बेचता है तो क्या इशू करते हैं। और कंपोजिशन डीलर चाहे दोनों कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, ठीक है। हाँ, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कोई डीलर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस। और बिल ऑफ सप्लाई में दो कंडीशन हो गए, रेगुलर डीलर एग्जाम चीज को बेचेगा तो क्या वो इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन का दोनों ही कंडीशन में, चाहे टैक्सेबल हो या बिना टैक्स हो, क्या होगा, बिल ऑफ। ये रहा, समझाया भी गया यहाँ पे, यहाँ समझाया गया है। देखिए, रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचता है, क्या इशू हुआ है, रेगुलर डीलर एग्जाम गुड बेचता है, क्या इशू होगा। कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल चीज बेचता है, क्या इशू होगा। और कंपोजिशन डीलर एग्जाम गुड बेचता है, क्या इशू होगा। आसान है कि नहीं आसान है, ठीक है। अब अगला है एसएसएन नंबर। एसएसएन नंबर का मतलब, उसका पूरा नाम होता है हर, क्या लिखा है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा पिन कोड और जिप कोड, वैसे ही एसएसएन कोड और सैक कोड होता है, जो हर आइटम को सेल करते वक्त इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप आइटम को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि हर आइटम का कोई ना कोई एसएसएन नंबर होता है, ठीक है। जो 8 से 6, 8 6 4 अंकों का होता है। और हम क्या करते हैं सर, जब हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, हमें एसएसएन नंबर लिखना होता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं पिन कोड जिप कोड में, जैसे अपने साइड में पिन कोड होता है वैसे और जगह पर क्या होता है, जिप कोड होता है, परेशान नहीं होगा, ठीक है। अरे भाई बंद हो जाओ। अब वही दिया है हमें, 4 डिजिट का 8 डिजिट का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया आया है
इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म जानते हैं आप लोग। आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत आईटीसी क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो भी फ्लो होता है उसका मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद जो भी पैसा आपका शेष रह जाता है वो अगले मंथ में क्या करता है, करंट मंथ में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, करंट मंथ में शिफ्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आईटीसी पहले ऐड कर लिया जाता है। कह रहा है फिर उसे करंट मंथ में जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके साथ क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। लाइबिलिटी का मतलब देय है, जो आपका दायित्व तो बनता है देना है। लाइबिलिटी वर्ड यूज क्यों किया गया है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। और कभी भी ऐसा होता है, आपने क्या इमेजिन किया, आईटीसी का अमाउंट ज्यादा आता है कि टैक्स लाइबिलिटी का ज्यादा आता है, बताइए। आपने देखा था ना, तभी ना टैक्स लाइबिलिटी में आईटीसी घटा रहे थे बड़े में से छोटा। तो कभी ऐसा होता है कि टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट कम आता है आईटीसी से, यानी आईटीसी का ज्यादा है इसका कम है, उस वक्त आपको आईटीसी भरने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कहा है कि अगर आईटीसी टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हो गई तो टैक्स पेयर को जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सोचिए, पहले ही आपका टैक्स ज्यादा हो गया, आईटीसी पे कर दिया आपने, तो बाद में आपका वो लाइबिलिटी हट नहीं होता है, हट जाता है। यानी कि अगर आईटीसी आपका ज्यादा होता है टैक्स लाइबिलिटी से, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 5 रुपया आईटीसी दिए थे और 6 रुपया टैक्स लाइबिलिटी हो गया था हमारे ऊपर। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, 6 रुपया दिए थे 5 रुपया कलेक्ट किए, तो अब देने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कहाँ देंगे भाई जब ये दे दिए एक्स्ट्रा। तो समझ में आ गई बात ना, बस यही बात यहाँ कहा गया है। तो जब हम बात करेंगे इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट की सेम स्टेट, इंटर मतलब अदर, और अदर में कौन सा टैक्स देंगे, आई, क्या आई, पूरा बोलो। और जब इंट्रा की बात आएगी तो इंट्रा मतलब सेम स्टेट, सेम मतलब लोकल, तो क्या इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, और यही नीचे समझाया गया, ठीक है। तो दिक्कत, अच्छा कल एक क्वेश्चन पूछा था जो आईटीसी और क्या टैक्स लाइबिलिटी, तो अरुण खड़े जाओ बाबू, बता दो सबको क्या होता है आईटीसी और क्या होता है टैक्स लाइबिलिटी, खड़े जाइए, खड़े जाओ, बतिया के पूछ के बताओगे क्या, हाँ बता दो। प्यास लग गया ना, वो जुट्ठा आदमी है, चलो जान दो, बताओ। हाँ, भूल गया, ओ शमशेरा, स्टैंड अप, बताओ। सर, ठीक, चुप रह जाएंगे, चलो ठीक है बोलो। हाँ, तो भी बोली के बताना पड़ेगा ना, सही। सेल की स्पेलिंग बताइए तो, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं कि सेल्स बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। चलो तुम पढ़िए जाओ, पूजा, पूजा नाम है, तो आरटीसी क्या होता है, हाँ नहीं पता, जिन लोगों को आईटीसी नहीं पता है और टैक्स लायबिलिटी ईमानदारी से खड़े हो जाए, क्योंकि मैं नाम रख के खड़ा करूंगा तो फिर ऑफिस में भेज दूंगा, इससे उन्हें अपने आप ईमानदारी से खड़े हो जाइए, ईमानदारी दिखाएंगे तो बैठा दूंगा, खड़े हो जाइए जिनको नहीं पता है, वो भी आधा खड़ा हो जाए, बैठ जाइए सब लोग। सिंपल सा था वही, कि जब हम परचेज करेंगे, जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं एक्स्ट्रा, वो हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। और जब हम सामान सेल करते हैं तो जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। और इन दोनों का अंतर जीएसटी पेबल होता है, ठीक है। चलिए अभी लिखिए थोड़ा सा कि जीएसटी R1 जो होता है, अब थोड़ा लिखिएगा कि जीएसटी R1 जो होता है, जीएसटी R1, जीएसटी R1 जो होता है तो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है, लिख लीजिएगा, सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। हाँ, जो जीएसटी R1 होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है।
देखने के लिए होता है। हाँ, अगर पावर नैप ले लिया जाए ना, एक मतलब 10-15 मिनट की एक नींद ले ली जाए ना, तो एनर्जी काफी एनर्जेटिक लगता है। तुम लोग कैसे पता, तुम लोग लिए हो क्या पावर नैप? पावर नैप जानते हो? जो पावर पे बैठ के नैप चलाओगे तो पावर नैप हो जाएगा। मतलब नींद नींद बोलते हैं पावर नैप का मतलब। थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का नींद ले लोगे ना, माइंड रिफ्रेश। मैं अक्सर एग्जाम हॉल में एक नींद मार लेता हूँ। हाँ, क्योंकि वहां जाने के बाद तो पहले आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे बैठाए रहते हैं लोग ना, बच्चे आते रहते हैं, उतने टाइम में एक पावर नैप ले लेते हैं। कई बार टीचर आके कहता है बाबू उठ जाओ परीक्षा देना है। उसका कारण ये होता है कि एक ही दिन में मुझे जाना आना रहता है लखनऊ। पॉसिबल नहीं रहता, ट्रेवल हो जाता है कि आदमी थक जाता है। इतने छूटे हैं सब कि मेरा लखनऊ भेज देते हैं, किसी का गोरखपुर भेजते हैं, मेरा लखनऊ भेज देते हैं, और हर बार अलग अलग जगहों पे एमटीएस का। इस बार प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने में लगे हूँ। अगले महीने सब सोच रहा हूँ हाफ टाइम कर लूंगा। हाफ माइंड नहीं, हाफ टाइम। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अब लिखिए GSTR2 जो होता है परचेज का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है। GSTR2 बात नहीं करी, एक बार में लिखिए GSTR2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट देखने। हाँ तो गजब। हाँ, होगा, बता रही है सुष्मिता, बता रही, पूछ लो सुष्मिता, उनको भी बता दीजिए अपनी सहेली को। ये इसे सिखा दो। ऐसे में नौजीवन में जब पढ़ रहा था तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, क्योंकि मैं क्लास में रहा हूँ अच्छा, तो मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, तो आया था एग्जाम में ना, आता है, तो वो एप्लीकेशन था, तो मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, वो भी मेरे में से आराम से नक के लिख रहा था। तो वैसे जैसे वो कहिए पूरा सेम टू सेम लिख लो, वो भी सेम टू सेम लिख लिया था। लास्ट में वो ईयर ऑबिडिएंट स्टूडेंट लिखा जाता है ना, वो भी सेम ही था उसका। सर बुलाए थे दोनों लोग को, तो मैं तो बचूंगा, यही सी बात, मेरी कॉपी में तो मेरा नाम होगा, नहीं उसकी कॉपी में मेरा नाम क्या कर रहा था। आप समझ ही रहे होंगे बाकी। हम लोग में तो 12 तक, नौजियों में 12 तक मार गिरता था। पता नहीं बेट का डंडा रहता था बहुत शानदार टाइप का। और वो मार के ही बता सकता हूँ, मिलो कहीं कुपचे में बताऊंगा फिर। कुछ साइड में गांव के थोड़ी तो। हो गया चलिए। अब लिख लीजिए GSTR 3B। GSTR 3B जो होता है, 3B वो होता है समरी होता है, इन सब का समरी होता है, लिखिएगा, इन सब का समरी होता है, समरी, SU होता है, समरी वाला, SU वाला। हाँ, इन सब का समरी होता है, लिखिए बस इन सब का समरी होता है, बस लिखिए। थोड़ा सा क्लास में आप लोग थोड़ा सा मिसबिहेव मत करिए, वरना बोतलों चला के मार दूंगा यहीं से, दिमाग सही हो जाएगा। मजाक नहीं किया जाता, थोड़ा सा क्लास का मर्यादा का ध्यान दीजिए आप लोग, कहाँ बैठे हैं, क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं, तो अल्फाजों पे ध्यान दीजिए।
हो गया। अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, मेंटेन ऑफ चार्ट अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? मेंटेन ऑफ चार्ट अकाउंट। लेकिन थोड़ी बहुत जान लीजिए, उसमें शॉर्टकट की भी आएंगे। टैली कल से कंपनी बनाना स्टार्ट होगा, कल से ऑप्शन मत करिएगा, कल सिस्टम अलाटमेंट करना है आप लोगों का, ठीक है? कल सिस्टम फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको वहां से कोई हटा नहीं पाएगा, मतलब वही काम करेंगे, यही आप चाहती है ना, वही हो जाएगा। नहीं, अपने टाइम पे। कभी का क्या मतलब है? कभी तो कहेंगे आप लोग घर भी ले जा सकते हैं तब। सुनिए, इसमें शॉर्टकट की भी आते हैं। जैसे कि मान लो कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, उसके नीचे एक सिंगल लाइन बनी है। कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहेंगे, उसके नीचे डबल लाइन बनी होगी। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जिस अल्फाबेट्स के नीचे सिंगल लाइन बनी है, यानी इसको अल्ट के साथ दबाना है, अल्ट प्लस ए। और जिसके नीचे डबल बना है, उसको किसके साथ दबाना है? कंट्रोल के साथ दबाना है। लिख लीजिएगा कि जिस अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन है, यानी कंट्रोल के साथ उस अक्षर को दबाना है, और जिसके नीचे सिंगल लाइन है, यानी उस अक्षर को अल्ट के साथ दबाना है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कल से हम बनाएंगे नई कंपनी। ठीक है, कल से मजा आने वाला है, ठीक है? अभी ये सब लिखा पूरी वाला काम खत्म, तो बस छापना है कंपनी पे, ठीक है? सारे समझने वाली चीजें चली गई, खत्म। अब जितना आप लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं, अब उनको अप्लाई करने की बारी है, ठीक है? अच्छा, टैली कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग डेट कहीं लिखे हैं क्या? बताओ तो, कब स्टार्ट हुआ था, डेट बताओ। 16, 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। बहुत टाइम से चल रहा है, एकदम परफेक्ट टाइम। 16 अप्रैल से स्टार्ट किए थे, उससे पहले से स्टार्ट हुआ होगा। पहले क्यों लोग इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, पता नहीं क्या क्या। क्वेश्चन कराना बाद में किए होंगे ना। क्वेश्चन 16 से बताए हैं, पढ़ाए बहुत पहले से। एक महीना रेशियो लेकर चलना होता है, एक महीने का रेशियो चल रहा है। ऐसे लड़का एक स्टेटस में लगाया है, नाम उसका है सुल्तान, नाम है, शतम पढ़ते हैं। तो शादी कार्ड लगाए हैं, उस पे लिखा हुआ है तिलक 17 मई 2023। और फिर जो शादी लिखा हुआ है 19 फरवरी 2023। गलती से, गलती से मिस्टेक हो गई। चलिए, हो गया। इसमें काफी चीजें जो दी हुई है, मैं वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा सारा। इससे पहले जानते हैं, अब तो हम पढ़ेंगे टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन। हम लोग टैली प्राइम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या आता था? हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे टैली प्राइम। इससे पहले क्या आता था? टैली ERP 9। क्या था? टैली ERP 9 पढ़ते थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया टाइम पे एक है। कल एक आए थे ना जो मिठाई खिलाया मुझे, हाँ, वो गए थे मुंबई इंटरव्यू में। वो बहुत, उनका मतलब, क्योंकि वो थ्योरी में नहीं उनका सही है, लेकिन प्रैक्टिकल कराते थे बहुत शानदार टैली का। सब कुछ आता था उन्हें। क्या हुआ? क्या? स्टूडेंट नहीं थे वो, यहाँ रहे, लैब में रहते थे वो। बहुत शानदार थे, गए मुंबई, टैली भी आता था उनको बहुत बढ़िया। गए मुंबई, तो उनसे पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये पूछ दिया, कुछ नहीं पूछा टैली में। मुझे टैली आता था, हाँ बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन क्या पूछा, चलो बताओ, टैली ERP 9 नाम सुने तो हाँ, तो ERP का मतलब बता दो। बस छट गए, छट गए, उसके लिए ऋषिया चले गए विदेश। आराम से 2-3 साल बाद आए हैं, पैसा वैसा, शादी तय हो गई है। अगर आप लोग की शादी फिक्स हो रही है, अगर आप लोग वहाँ कोई महाराष्ट्र में या कल्याण मुंबई में रहता होगा, चले जाइए, वहाँ वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। 1 महीना रहेंगे तो गोरे हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पता है वहाँ रेन हार्वेस्टिंग की जाती है। जो रेन की बारिश की पानी है ना, उसको भी इकट्ठा करके पीने योग्य बनाया जाता है। महाराष्ट्र में, हाँ, मैं रहा हूँ, मेरे नाना नानी वहीं रहते हैं। फिर मैं गया, तो मैं आया था तो थोड़ा सा बुरा हो गया था। कैसा दिख रहा है? 2016 में गए थे, आज तक दिख क्या रहा है तुमको?
इसका मतलब मैं तो बताऊंगा ही। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। जो भी आपका बिजनेस होता है उसकी प्लानिंग की बात हो गई है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। क्या हुआ जी? हाँ, खाली अमीर के चक्कर में सब रहते हैं, वो कुछ बेचारा कहता नहीं है। हाँ, रिसोर्स, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। क्या बोल रहे हैं? फुल फॉर्म बताएं। ईआरपी का फुल फॉर्म था इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। हाँ बाबू, लेयर प्रोसेसिंग 9 वर्जन है बाबू। 2.0 का मतलब क्या है? तो वही समझदार तो वो लग रहा है। फिर से बता दें, टाइम है ना, चलो बता देते हैं। हाँ, डिटेल में ही बता दे रहे भाई।